नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। राजा और रानी की अनोखी प्रेम कहानी। स्वर्ण नगरी का प्रतापी राजा। बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों, घने जंगलों और सुंदर नदियों से घिरा एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा विक्रांत सिंह था। वह न सिर्फ एक वीर योद्धा था, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति भी अत्यंत दयालु था। उसके न्यायप्रिय शासन के कारण राज्य में खुशहाली थी। राजा विक्रांत को शिकार का शौक था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। अचानक उसकी नजर एक सफेद हिरण पर पड़ी, जो आम हिरणों से कहीं अधिक तेज था। राजा ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरण जंगल के अंदर गहरी खाई की ओर भाग गया। जैसे ही राजा ने उसका पीछा करना चाहा, अचानक घने वृक्षों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। भागदू, जंगल की राजकुमारी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर स्वयं प्रकृति भी लज्जित हो जाती। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे काले बाल, गुलाबी होंठ और सुनहरी आभा देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपना परिचय दिया। मैं राजकुमारी रत्नावती हूँ, सिन्हगढ़ राज्य की राजकुमारी। यह सफेद हिरण मेरा पालतू है, कृपया इसे मत मारिए। राजा ने तुरंत अपना धनुष नीचे कर दिया और कहा, आप जैसी दिव्य स्त्री के सामने यह शिकार तुच्छ है। दोनों की आंखें चार हुई और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। भाग, प्रेम और संघर्ष। विक्रांत सिंह ने राजकुमारी रत्नावती से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने शर्त के साथ स्वीकार किया। मेरे राज्य सिन्हगढ़ और तुम्हारे राज्य स्वर्णनगरी के बीच वर्षों से शत्रुता रही है। यदि तुम इसे समाप्त कर सको, तभी मैं विवाह के लिए तैयार हूं। राजा विक्रांत ने अपनी प्रजा और मंत्रियों से सलाह ली और सिन्हगढ़ के राजा से मिलने का निश्चय किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सिन्हगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह को स्वर्ण नगरी से पुरानी दुश्मनी थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह विवाह बिना स्वार्थ के हो सकता है। राजा विक्रांत ने वीरेंद्र सिंह को अपने राज्य में आमंत्रित किया और कहा, हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि प्रेम और शांति है। यदि हम अपने राज्यों को एक कर दें, तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। भाग, षड्यंत्र और युद्ध। जब दोनों राज्यों के बीच संधि होने लगी, तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। स्वर्ण नगरी के सेनापति कुंभकर्ण और सिन्हगढ़ के मंत्री रुद्रसेन को यह डर था कि यदि दोनों राज्य मिल गए, तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक गुप्त षड्यंत्र रचा। एक रात कुंभकर्ण ने राजा विक्रांत पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बारे में पहले ही पता चल गया। उसने तुरंत राजा को चेतावनी दी और कहा, तुम्हारे ही राज्य में कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, सावधान रहो। राजा विक्रांत ने अपनी सेना को तैयार किया और कुंभकर्ण वो उसके साथियों को पकड़ लिया। उन्होंने सिन्हगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह को भी इस षड्यंत्र की सूचना दी। वीरेंद्र सिंह ने रुद्रसेन को बंदी बना लिया। भाग, सुखद अंत। अब दोनों राज्यों की दुश्मनी समाप्त हो गई थी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी रत्नावती का विवाह विक्रांत सिंह से करने की घोषणा कर दी। विवाह का आयोजन बहुत ही भव्य था। पूरा राज्य रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। दोनों राजाओं ने अपने राज्यों को एक कर दिया, जिसे नया राज्य बना। राजा विक्रांत और रानी रत्नावती ने वर्षों तक प्रेम और न्यायपूर्वक राज्य किया। उनके प्रेम की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। प्रेम, विश्वास और न्याय ही सच्चे राज्य की नींव होते हैं। राजा और रानी की अमर प्रेम गाथा। दो राज्यों की कथा। बहुत समय पहले दो महान राज्य थे, स्वर्णपुर और सिन्हगढ़। स्वर्णपुर का राजा विक्रांत सिंह था, जो वीर, न्यायप्रिय और महान योद्धा था। दूसरी ओर सिन्हगढ़ पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था, जो अपने कठोर नियमों और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। इन दोनों राज्यों के बीच वर्षों से दुश्मनी चली आ रही थी। एक पुराने युद्ध के कारण इन राज्यों के बीच घोर विरोध था, लेकिन दोनों ही राज्य शक्तिशाली थे, इसलिए कोई भी एक दूसरे पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर सका। भाग 2, एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक दिन राजा विक्रांत जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, जो सफेद घोड़े पर सवार थी।
उसके लंबे घने काले बाल, गहरी आंखें और राजसी आभा से स्पष्ट था कि वह साधारण स्त्री नहीं थी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं राजकुमारी रत्नावती हूँ, सिन्हगढ़ की राजकुमारी। यह सुनकर राजा विक्रांत चौंक गए। जिस राज्य से उनकी शत्रुता थी, उसी राज्य की राजकुमारी उनके सामने खड़ी थी। लेकिन रत्नावती की सौम्यता और बुद्धिमत्ता ने राजा विक्रांत को आकर्षित कर लिया। रत्नावती ने कहा, युद्ध में विजय प्राप्त करना ही वीरता नहीं होती, बल्कि शांति स्थापित करना भी एक बड़ी जीत होती है। राजा विक्रांत को यह बात गहराई तक छू गई। भाग 3, प्रेम की शुरुआत। उस दिन के बाद राजा विक्रांत और राजकुमारी रत्नावती गुप्त रूप से मिलने लगे। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन दोनों को पता था कि उनके राज्यों की दुश्मनी उनके प्रेम के आड़े आएगी। विक्रांत ने रत्नावती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रत्नावती ने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे राज्यों के बीच की शत्रुता को समाप्त करना होगा। भाग 6, संधि की चुनौती। राजा विक्रांत ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और सिम्हगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह को एक संधि के लिए आमंत्रित किया। लेकिन वीरेंद्र सिंह को स्वर्णपुर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा राज्य कभी भी अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएगा। तुम्हारी ये शांति संधि एक चाल हो सकती है। विक्रांत ने उत्तर दिया, अगर हम इसी तरह शत्रु बने रहे तो केवल हमारी प्रजा को कष्ट होगा। हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर एक नया युग शुरू करना चाहिए। वीरेंद्र सिंह को यह प्रस्ताव अच्छा तो लगा, लेकिन उनके दरबार में कुछ मंत्री इस संधि के विरोध में थे। भाग 5, षड्यंत्र और युद्ध का साया। राजा वीरेंद्र सिंह का सेनापति रुद्रसेन और स्वर्णपुर का एक विश्वासघाती मंत्री कुंभकर्ण इस संधि से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि दोनों राज्यों के बीच शांति हो, क्योंकि इससे उनकी सत्ता कमजोर पड़ जाती। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अफवाह फैलाई कि स्वर्णपुर की सेना सिन्हगढ़ पर गुप्त रूप से हमला करने वाली है। जब यह झूठी खबर सिन्हगढ़ पहुंची, तो राजा वीरेंद्र सिंह भड़क उठे और स्वर्णपुर पर युद्ध छेड़ने का निर्णय ले लिया। राजा विक्रांत को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन सीधे युद्ध करने की बजाय वे खुद राजा वीरेंद्र सिंह से मिलने गए। उन्होंने वीरेंद्र सिंह से कहा, यह सब एक षड्यंत्र है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं आपके सामने शस्त्र रख देता हूं, लेकिन कृपया इस युद्ध को रोकें। राजा वीरेंद्र सिंह को समझ में आ गया कि असली दुश्मन उनके ही राज्य के भीतर हैं। उन्होंने तुरंत रुद्रसेन और कुंभकर्ण को गिरफ्तार करवा दिया। भाग 6, प्रेम की विजय। अब दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने स्वयं अपनी पुत्री रत्नावती का विवाह विक्रांत सिंह से करवाने का निर्णय लिया। स्वर्णपुर और सिन्हगढ़ की प्रजा ने पहली बार एक साथ मिलकर उत्सव मनाया। विवाह समारोह भव्य था, जिसमें दूर दूर से राजा और राजकुमार आए। विक्रांत और रत्नावती के प्रेम ने दोनों राज्यों को एक कर दिया। अब यह नया राज्य स्वर्णगढ़ कहलाया और वहां शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। भाग 7, अनंत काल तक जीवित रहने वाली गाथा। वर्षों तक राजा विक्रांत और रानी रत्नावती ने प्रेम और न्याय से शासन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि युद्ध से अधिक शक्तिशाली प्रेम और विश्वास होता है। उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। आज भी जब लोग प्रेम, बलिदान और शांति की बातें करते हैं, तो राजा विक्रांत और रानी रत्नावती की गाथा को याद किया जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो शत्रुता को मिटाकर एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। राजा से बुद्ध तक गौतम बुद्ध की जीवन गाथा। एक प्रतापी राजा का जन्म। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा शुद्धोधन थे, जो शक्य वंश के प्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी माया देवी थी, जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। एक रात रानी मायादेवी ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में समा गया। इस अद्भुत स्वप्न के बाद उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई और एक भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी होकर पूरे संसार का मार्गदर्शन करेगा। विलासिता में जीवन राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार के दुखों से दूर रखने का निश्चय किया।
उन्होंने सिद्धार्थ को भोग विलास, संगीत और सुख सुविधाओं से भरे महलों में रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और दयालु थे। वे युद्ध कला, घुड़सवारी, शास्त्रों और संगीत में निपुण थे। युवावस्था में उनका विवाह सुंदर और विदुषी राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भाग 3। चार दृश्यों ने बदल दिया जीवन। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने चार ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके हृदय को झकझोर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने उन्हें बताया कि बुढ़ापा हर किसी को आहत देता है। 2, एक रोगी जो पीड़ा से कराह रहा था, जिससे सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि संसार में रोग और दुख अनिवार्य हैं। 3, एक मृत व्यक्ति, जिसे देखकर वे समझ गए कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। एक सन्यासी, जिसके चेहरे पर असीम शांति थी, जो सांसारिक मोह माया से मुक्त था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में संसार के असली स्वरूप को जानने की इच्छा जगा दी। भाग्यष्ट, एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ अपने पुत्र और पत्नी को बिना बताए महल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र, राजा से बुद्ध तक, गौतम बुद्ध की जीवन गाथा। एक प्रतापी राजा का जन्म। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य था। राजा से सन्यासी तक गौतम बुद्ध की महागाथा। भागवन, कपिलवस्तु का प्रतापी राजकुमार। बहुत समय पहले नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु राज्य पर शक्य वंश के राजा शुद्धोधन का शासन था। यह राज्य धन धान्य से संपन्न था और राजा शुद्धोधन अपने न्यायप्रिय और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा की पत्नी रानी माया देवी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि स्वर्ग से एक सफेद हाथी आकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। इस अद्भुत स्वप्न से विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनकर पूरे संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। कुछ महीनों बाद लुम्बिनी वन में एक दिव्य संतान का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक महान पुरुष बनेगा। भागदा, विलासिता से घिरा जीवन। राजा शुद्धोधन ने यह भविष्यवाणी सुनकर चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर विलासिता से भरपूर जीवन प्रदान किया। सिद्धार्थ को सबसे अच्छे शिक्षक मिले, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला, राजनीति, धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और संगीत में निपुण हो गए। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब उनका पुत्र राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भाग 3। चार दृश्यों ने बदला जीवन। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने चार ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके हृदय को झकझोर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा। एक रोगी, पीड़ा से कराहता हुआ मनुष्य, जो ये दर्शा रहा था कि कोई भी व्यक्ति रोगों से अछूता नहीं रह सकता। एक मृत व्यक्ति, शोक में डूबे लोग जो ये दर्शा रहे थे कि मृत्यु अटल सत्य है। धैर्य, एक सन्यासी, जिसका चेहरा शांत और प्रसन्न था, जिससे सिद्धार्थ को पता चला कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में संसार के असली स्वरूप को जानने की प्रबल इच्छा जगा दी। भागशौर, महल का। सिद्धार्थ ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वे सत्य की खोज में निकलेंगे। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा और अपने प्रिय गंतक पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ केवल उनका विश्वासपात्र सारथी चन्ना था। महल से दूर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल काट लिए और सन्यासी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने चन्ना और कंथक को वापस महल भेज दिया और स्वयं सत्य की खोज में निकल पड़े। भागवाएं, कठिन तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया,
लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। फिर वे निर्जन वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। वे वर्षों तक उपवास करते रहे, जिससे उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक कठोर साधना भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न अधिक विलासिता, न अधिक कठोरता। बोधगया में आत्मन जान बोधगया पहुंचे और वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। वहां कई दिनों तक ध्यान करने के बाद एक रात उन्हें सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्धा बन चुके थे, एक जागृत आत्मा जो संसार को अज्ञानता, दुख और मोह से मुक्त करने के लिए आया था। भाग से धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 पूर्व शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया। 1 दुख, संसार में जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा सभी दुख हैं। दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। दुख का निवारण इच्छाओं का त्याग करके ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, सही विचार, सही कर्म, सही आजीविका आदि का पालन करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। भाग 8 बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में फैलता है। गौतम बुद्ध ने पूरे भारत में यात्रा की और अपने संदेश का प्रचार किया। उनके अनुयायियों में राजा, व्यापारी, गृहस्थ, भिक्षु और किसान सभी शामिल हुए। उन्होंने जाति पांति, ऊंच नीच को नकारते हुए बौद्ध संघ की स्थापना की, जहां सभी लोग समान थे। राजा बिंबिसार, अनाथपिंडक, अंगुलिमाल और अम्बपाली जैसे कई लोग उनके शिष्य बन गए। भाग 9 बुद्ध का महापरिनिर्वाण 21 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। इसके बाद वे ध्यान में लीन हो गए और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भाग Z बुद्ध की शिक्षाएं और उनका प्रभाव। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक राजा से सन्यासी बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देने की अमर गाथा है। आज भी उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और लाखों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलकर शांति और मुक्ति की राह खोज रहे हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी जीत में नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए।